नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी टू चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा जीके और जीएस की कंप्लीट थियरी, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया कंटेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सटीक तैयारी। यहाँ हमारा लक्ष्य है रटना नहीं बल्कि समझ कर पढ़ना, ताकि आप हर परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ सफल हो सकें। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं स्टडी टू चैंपियन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशनल सेशन में हम जिस विषय का गहन अध्ययन करने जा रहे हैं वो है रोग और टीके, यानी डिजीजेस एंड वैक्सीन्स। हाँ, और विद्यार्थियों जरा अपने दिमाग में एक चित्र बनाइए। मतलब हमारी पहली स्लाइड के दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ खतरनाक वायरस और कीटाणुओं की एक पूरी फौज हमारे शरीर पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी है, और दूसरी तरफ एक चमकता हुआ नीले रंग का सुरक्षा कवच है। उस कवच के पीछे डीएनए की एक जटिल संरचना और एक आधुनिक सिरिंज है। ये एक प्रतीकात्मक दृश्य है जो बताता है कि विज्ञान ने इन अदृश्य दुश्मनों से लड़ने के लिए कैसी अभेद्य ढाल तैयार की है। सही कहा। हमारा आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम सिर्फ बायोलॉजी के बेसिक सिद्धांतों तक नहीं रुकेंगे। हम कोशिकाओं की कार्यप्रणाली से लेकर देश के सबसे बड़े टीकाकरण महाअभियानों और सरकारी नीतियों तक का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और देखिए, यही दृष्टिकोण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे सटीक है। ये समझना आवश्यक है कि यह विषय केवल चिकित्सा विज्ञान का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से बीमारियों से कैसे लड़ता है। और जब प्रकृति को एक छोटे से पुश की आवश्यकता होती है तो हमारे देश का स्वास्थ्य तंत्र कैसे काम करता है। हाँ, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में सीधे रटे हुए तथ्य नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल नहीं, वे अवधारणाओं और नीतियों के पीछे के तर्क के बारे में पूछते हैं। इसलिए आज का ये गहन अध्ययन विद्यार्थियों को उसी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करेगा। तो चलिए साथियों, सबसे बुनियादी सवाल से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिर टीकाकरण है क्या और ये असल में काम कैसे करता है? तीसरी स्लाइड देखिए, जहां एक आधुनिक वीडियो गेम के दृश्य की तरह एक रोबोट वायरस को लाल रंग के टारगेट पर सेट करके अचूक निशाना लगा। वैक्सीन वास्तव में बिल्कुल यही काम करती है। परिभाषा की बात करें तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो पदार्थ शरीर में डाला जाता है उसे वैक्सीन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एक मॉक ड्रिल या कृत्रिम अभ्यास करवाता है। जी एकदम सही। यह शरीर को प्रशिक्षित करता है कि वो एंटीबॉडी बनाए, ताकि भविष्य में जब असली वायरस हमला करे तो शरीर उसे तुरंत पहचान कर नष्ट कर दे। और इसकी जमीनी कार्यप्रणाली तो और भी दिलचस्प है। हाँ, हमारी चौथी स्लाइड में जो रक्त वाहिका या ब्लड वेसल का दृश्य है वो किसी शांत जगह की तरह नहीं, बल्कि एक भयंकर युद्ध के मैदान की तरह है। इस मैदान में हमारे शरीर के पास 3 मुख्य योद्धा होते हैं। सबसे आगे खड़े हैं मैक्रोफेज। आप इन्हें शरीर के सफाई कर्मचारी मान सकते हैं, जो दुश्मन को सीधे निगल लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन वे कीटाणु के कुछ छोटे हिस्से पीछे छोड़ देते हैं जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। ये एक अलार्म की तरह है जिसे सुनकर बी लिम्फोसाइट्स की एंट्री होती है। मतलब ये बी लिम्फोसाइट्स शरीर के हथियार कारखाने की तरह काम करते हैं। हाँ, ये उन बचे हुए एंटीजन का विश्लेषण करते हैं और उनसे लड़ने के लिए सटीक हथियार बनाते हैं जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। ये दुश्मन को बेअसर कर देते हैं। और अंत में आते हैं टी लिम्फोसाइट्स, जो संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। लेकिन इन टी लिम्फोसाइट्स का एक और काम भी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जी, वो है मेमोरी या याददाश्त बनाना। ये कोशिकाएं याद रखती हैं कि दुश्मन कैसा दिखता था, ताकि 10 साल बाद भी तुरंत हमला हो सके। और विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक और बड़ा एग्जाम पॉइंट है, बुखार वाला। हाँ, अक्सर टीका लगने के बाद हल्का बुखार आता है, लोग डर जाते हैं। लेकिन जैविक रूप से ये बुखार आना इस बात का संकेत है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया है और अपना सुरक्षा कवच बना रहा है। ये बहुत ही व्यवहारिक जानकारी है। अब साथियों, जब हम दुश्मनों की बात कर ही रहे हैं तो 5वीं स्लाइड पर ध्यान दें। इसमें 2 सबसे बड़े दुश्मनों बैक्टीरिया और वायरस के बीच का अंतर है। बैक्टीरिया एक पूर्ण जीवित कोशिका है जो हमारे शरीर के बाहर भी अपने आप प्रजनन कर सकती है, जैसे टीबी या टिटनेस के बैक्टीरिया। जबकि वायरस निर्जीव संक्रामक एजेंट है। वो अपने आप में कुछ नहीं है, बस जेनेटिक मटेरियल है।
उन्हें एक होस्ट चाहिए। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट निकलता है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। बिल्कुल, एंटीबायोटिक्स केवल जीवित बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़कर उन्हें मारते हैं। चूंकि वायरस जीवित कोशिका नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक्स का वायरस पर शून्य प्रभाव होता है। तो अगर किसी को वायरल फ्लू है और वो एंटीबायोटिक ले रहा है तो वो बेअसर है। बेअसर ही नहीं, खतरनाक भी है। बिना जरूरत दवा लेने से शरीर के बैक्टीरिया म्यूटेशन कर लेते हैं और उन पर दवा का असर होना बंद हो जाता है। अच्छा, तो इसी को हम सुपरबग्स या ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। जी, ये आज WHO के लिए बहुत बड़ी चिंता है और सिविल सेवाओं जैसी परीक्षाओं में ये एक अत्यंत प्रासंगिक विषय बन चुका है। ये सच में एक बड़ी चेतावनी है। खैर, अगर एंटीबायोटिक वायरस पर काम नहीं करते तो हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार है वैक्सीन। छठी स्लाइड में चमकती हुई शीशियां टीकों के 3 मुख्य प्रकारों को दर्शाती हैं। पहला है जीवित क्षीण या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें असली कीटाणु का ही उपयोग होता है, लेकिन उसे लेबोरेटरी में कमजोर कर दिया जाता है। खसरे का टीका इसका एक सटीक उदाहरण है। दूसरा प्रकार है निष्क्रिय या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें कीटाणुओं को पूरी तरह मारकर शरीर में डाला जाता है, जैसे पोलियो का IPV इंजेक्शन। और तीसरा है टॉक्सॉइड वैक्सीन। कुछ बैक्टीरिया खुद नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि एक टॉक्सिन छोड़ते हैं। यह टीका उस टॉक्सिन को बेअसर करना सिखाता है, जैसे टिटनेस का टीका। विद्यार्थियों, यहाँ तुलनात्मक प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन सा टीका सबसे लंबी सुरक्षा देता है? इसका उत्तर है जीवित क्षीण टीके, क्योंकि इसमें कीटाणु जीवित होता है। यह प्राकृतिक संक्रमण के सबसे करीब होता है और जीवन भर चलने वाली मजबूत मेमोरी बनाता है। बहुत खूब। अब विज्ञान की प्रयोगशालाओं से निकलकर इतिहास के पन्नों की ओर चलते हैं। 7वीं स्लाइड देखिए। मानव इतिहास की सबसे बड़ी चिकित्सा जीत, चेचक या स्मॉल पॉक्स की कहानी। 1796 में एडवर्ड जेनर ने देखा कि काउ पॉक्स से संक्रमित महिलाओं को चेचक नहीं होता था। उन्होंने इसी आधार पर दुनिया का पहला टीका बनाया। और इसका अंतिम परिणाम परीक्षाओं के लिए एक बहुत बड़ा तथ्य है। 1980 में WHO ने चेचक को वैश्विक रूप से समाप्त घोषित कर दिया। जी, उन्मूलन का अर्थ है कि वो वायरस अब प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद ही नहीं है। चेचक एकमात्र ऐसा मानव रोग है जिसका पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है। अब भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण चार्ट पर आते हैं। 8वीं स्लाइड में शिशु के 6, 10 और 14 सप्ताह के टीके दिए गए। इस पूरे चार्ट में जो सबसे क्रांतिकारी टीका है वो है पेंटावैलेंट। एक ही डोज में 5 घातक बीमारियों से बचाव, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि पेंटावैलेंट में कौन सी बीमारी शामिल नहीं है, इसलिए इन 5 नामों को याद रखना जरूरी है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो 19वीं स्लाइड में लिवर पर वायरस का हमला दिख रहा है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर इसका बर्थ डोज देना अनिवार्य है। इसे दुनिया का पहला एंटी कैंसर टीका भी माना जाता है। कैंसर का टीका? वो कैसे? क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस सीधे तौर पर लिवर कैंसर के लिए जिम्मेदार है। वायरस को रोककर ये टीका लिवर कैंसर को रोक देता है। कंसेप्ट बहुत ही स्पष्ट है। अब 20वीं स्लाइड में टिटनेस का दृश्य देखिए। सूखी मिट्टी और जंग लगी कील। ये हवा से नहीं फैलता, बल्कि गहरे घाव से शरीर में प्रवेश करता है। इसे लॉक जॉ भी कहते हैं। टिटनेस के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। टिटनेस एक संक्रामक या कम्युनिकेबल रोग नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल नहीं फैलता। ये एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण था। अब स्लाइड 9 देखिए। क्या वयस्कों को टीकों की आवश्यकता नहीं होती? उम्र के साथ प्रतिरक्षक कमजोर होती है, जिसे वेनिंग इम्यूनिटी कहते हैं। बिल्कुल, वयस्कों के लिए भी वार्षिक फ्लू का टीका, शिंगल्स का टीका और बुजुर्गों के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन बहुत जरूरी हो जाते हैं। और 10वीं स्लाइड में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रतीक गुलाबी रिबन के साथ सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन का विश्लेषण है। भारत सरकार की नीतियों के अनुसार इस वैक्सीन के लिए लक्षित आयु वर्ग 9 से 14 वर्ष की लड़कियां हैं। ये संक्रमण के संपर्क में आने से पहले दी जानी चाहिए। चलिए साथियों, अब देश के नक्शे पर चलते हैं। 140 करोड़ की आबादी में सबको टीका लगाना एक महाअभियान है। 11वीं और 12वीं स्लाइड में पोलियो उन्मूलन का दृश्य है। 2 बूंद जिंदगी की और 2014 का गोल्ड मेडल। 1995 के पल्स पोलियो अभियान से लेकर 2011 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आए अंतिम मामले तक का सफर ऐतिहासिक रहा। 2014 में हमें पोलियो मुक्त घोषित किया गया। इसके पीछे की तकनीकी रणनीति क्या थी? 2 चीजें अहम थीं। पहला, अप्रैल 2016 का 10 स्विच।
हमने ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन को हटाकर बाइवैलेंट वैक्सीन को अपना लिया, क्योंकि टाइप 2 वायरस खत्म हो चुका था। और दूसरी रणनीति? दूसरी थी AFP निगरानी तंत्र। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे में अचानक लकवा आने पर तुरंत रिपोर्ट और जांच करता है। क्या अद्भुत तालमेल है। इसी तरह 14वीं और 15वीं स्लाइड में मिशन इंद्रधनुष है, जो 2014 में लॉन्च हुआ। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तर्ज पर 7 प्रमुख रोग इसमें शामिल किए गए। बाद में इसे तेज करने के लिए तीव्र मिशन इंद्रधनुष या IMI लाया गया। विद्यार्थियों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीतिगत सिद्धांत काम करता है, अंत्योदय का सिद्धांत। यानी पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम और वंचित व्यक्ति तक पहुंचना। जी बिल्कुल, चाहे वो खानाबदोश परिवार हो या मजदूर, उन तक वैक्सीन पहुंचाना। लेकिन वैक्सीन को सही सलामत पहुंचाना, जिसे हम वैक्सीन लॉजिस्टिक्स कहते हैं, ये भी तो एक चुनौती है। 16वीं स्लाइड में देखिए, ड्रोन रेफ्रिजरेटेड ट्रक टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बायोलॉजिकल प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। इसे वैक्सीन फेलियर कहते हैं। इसे रोकने के लिए भारत ने EVIM प्रणाली विकसित की है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। हाँ, जो पूरे देश के कोल्ड चेन पॉइंट पर टीकों के तापमान की रियल टाइम डिजिटल निगरानी करता है। अब स्लाइड 17 पर आते हैं, जहां नीले और लाल लोगों की भीड़ है। यह हर्ड इम्यूनिटी या सामुदायिक प्रतिरक्षा का कंसेप्ट है। जब 70 से 90% लोग टीकाकृत हो जाते हैं तो वायरस को नया होस्ट नहीं मिलता और संक्रमण की चेन टूट जाती है। लेकिन यहां एक ट्रिक क्वेश्चन है। बिल्कुल, हर्ड इम्यूनिटी केवल संक्रामक रोगों पर काम करती है, जैसे खसरा या कोविड। टिटनेस पर यह काम नहीं करती क्योंकि वो संक्रामक नहीं है। क्या बात है। अब हम आज के सेशन के अंतिम चरण में आ गए हैं। 13वीं स्लाइड देखिए। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और मच्छर नए क्षेत्रों में जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर बीमारियों के फैलने का कारण बन रहा है। और जंगलों की कटाई से जूनोटिक रोगों का खतरा बढ़ गया है, जो बीमारियां जानवरों से इंसानों में आती हैं, जैसे निपाह या इबोला। इसीलिए वन हेल्थ दृष्टिकोण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। मानव, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा है। और जब कोई नई बीमारी आती है तो वैक्सीन विकास के चरण कैसे काम करते हैं? 18वीं स्लाइड में लैब, चूहे और इंसानों का परीक्षण है। यह एक लंबा सफर है, प्री क्लिनिकल से लेकर फेज 1, फेज 2 और फिर फेज 3 का परीक्षण, जहां हजारों लोगों पर प्रभावशीलता जांची जाती है। भारत में CDSCO वह राष्ट्रीय संस्था है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा का विश्लेषण करके टीकों को मंजूरी देती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने एंटीबॉडी के निर्माण से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों और वन हेल्थ तक का सफर तय किया। स्लाइड 21 का दृश्य याद रखें। खुली किताब और मेडल रटना नहीं, समझ कर पढ़ना है और चैंपियन बनना है। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।